वेलकम टू द टॉपिक मॉन्स्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, जिसे हम हिंदी में विकास बोलते हैं और इंग्लिश में इवोल्यूशन बोल देते हैं। अब देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप या तो नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, या तो आप 12th में होंगे, या तो आप 12th के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना चाह रहे होंगे। ये तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जाता है। लेक्चर तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को बहुत ही खास तरीके से यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है, लाइन टू लाइन चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं और कुछ अदर चीजें भी थोड़ी बहुत पढ़ा दी जाती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छी तरीके से चीजों को देखना है। वेल डेवलप नोट्स मिलती है आपको, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे मानव विकास को। अब ये मानव विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर एक बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सब जगह पूछे जाते हैं। नीट में भी आता है, 12th में भी आता है, सीयूईटी में भी आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखने वाली भी चीजें हैं और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे मानव का विकास हुआ। पहले हम बंदर की तरह दिखते थे, इसकी तरह दिखते थे, ऐसे शक्ल वाले थे, और आज हम ऐसे शक्ल वाले हैं या इससे भी ज्यादा हम डेवलप हो चुके हैं। तो पूरी विकास की जो प्रक्रिया थी वो कैसे हुई, कैसे विकास हुआ, कैसे म्यूटेशन हुआ, इस चीज को हमको डिटेल में बच्चा आज कवर करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं मानव विकास को। मानव विकास हम स्टार्ट करें उससे पहले बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है कि सर, मानव का विकास बंदर से हुआ। ये सब कोई जानता है कि भैया मानव का विकास बंदर से हुआ, लेकिन एक बार मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहा था, वहां पर बच्चों से पूछा कि भैया मानव का विकास कैसे हुआ, तो कई बच्चों ने कहा कि बंदरों से हुआ है, लेकिन कई बच्चों ने इस चीज पर भी अपना मत रखा कि बंदर ने मानव को जन्म दिया और फिर जब मानव पैदा हो गया तो उसने अपनी प्रजाति को बढ़ा ली और बंदर अपना अलग हो गए। मतलब उसका कहने का अर्थ था कि बंदर ने मानव को जन्म दिया, हम जैसे आदमी पैदा कर दिया बंदर ने। तो ऐसा नहीं हुआ था, ये बात बिल्कुल गलत बात है। हमने जो हमारा विकास हुआ वो बंदरों से हुआ है, ठीक है, ना कि हम बंदरों से पैदा हुए। हम विकसित हुए, धीरे धीरे म्यूटेशन हमारे अंदर हुआ और हम विकसित होते होते आज ऐसे हो गए। ठीक है, ये चीजें हुई थी। वो जो डाउट था अगर आपके अंदर हो तो उसको दूर कर लीजिएगा भैया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जो मानव विकास का अध्ययन, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चा कि आप कैसे मानव विकास की स्टडी कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ओल्ड स्मार्ट सेट है और आपके पास न्यू स्मार्ट सेट है, अगर मैं कहता हूं ये कैसे डेवलप हुआ होगा कि ये न्यू इतना डेवलप आज स्मार्ट सेट है हमारे पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड और न्यू के बीच के जितने भी स्मार्ट सेट है आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ऐसे मानव को तो आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं भाई, स्मार्ट सेट का तो आप अध्ययन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे कबाड़ी वगैरह के पास, लेकिन अगर बात करते हैं मानव की, तो मानव तो कबाड़ी के पास मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीवाश्म खोजने पड़ेंगे मानव के। आप जीवाश्म के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ होगा। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने लिखा और एनसीईआरटी ने भी लिखा कि जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर हम मानव के विकास के बारे में बताते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। दो डायरेक्ट लाइनें थी, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मानव विकास की, तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व हमारा विकास कपिवंश जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और हिप्पस, इनसे हुआ होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लेस की, तो प्लेस में अफ्रीका हो गया, इथोपिया हो गया और तंजानिया हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं अफ्रीका की बात करता हूं तो अफ्रीका की सबसे ज्यादा भूमिका मानी जाती है। हम कहते हैं कि मानव का जो विकास होना स्टार्ट हुआ या पहले का मानव जो है वो अफ्रीका में रहता था। इस चीज को एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है। और इसीलिए जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव विकास के बारे में और जीवाश्मों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ज्यादातर जीवाश्म आपको अफ्रीका से मिलेंगे। इसलिए हम कह देते हैं कि ज्यादातर मानव का जो विकास स्टार्ट हुआ, या ज्यादातर हम कहेंगे कहां पर मानव था पहले का, तो वो अफ्रीका में हुआ करता था। ठीक है, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो, ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है बच्चा। एनसीईआरटी पर ये अलग अलग तरीके से दे रखा है। इस चार्ट के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हम कैसे डेवलप हुए। हम ड्रायोफिथिकस और रामाफिथिकस से आज के आधुनिक मानव में कैसे बने और हमारे बीच में कितनी बीच की कैटेगरियां थी। ठीक है, पहले वन मानुस थे, वन मानुस में ड्रायोफिथिक्स और रामाफिथिक्स आते हैं, फिर कपी मानव आते हैं हमारे, ऑस्ट्रेलोफिथिक्स, इसके बाद प्रागैतिहासिक मानव आते हैं, और फिर जाकर होमो सेपियंस जिसे हम आज के मानव बोलते हैं वो आते हैं। उनमें भी कैटेगरियां थी। ठीक है, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सर ये सीसी कर क्या दिया हुआ है, सीसी वाला हमको समझ में नहीं आ रहा।
ठीक है। तो देखो सीसी का मतलब ये है कितने सीसी का इंजन आपके दिमाग में रखा हुआ है, कितनी कपाल क्षमता है आपकी। अगर आप देखेंगे तो बच्चा ये जो सीसी है वो लगातार बढ़ रहा था, जैसे जैसे हम विकसित हो रहे थे वैसे वैसे ये बढ़ रहा था। लेकिन अगर हम मैक्सिमम सीसी की बात करते हैं, मैक्सिमम कपाल क्षमता की बात करते हैं, तो ये 1660 थी और ये किस में थी, क्रोमैग्नन में थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आगे चल के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट बच्चा, चलो हाँ चलो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ड्रायोफिटिक्स। ड्रायोफिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे सबके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ड्रायोफिटिक्स के बारे में तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये आता है कि भैया इनके जीवाश्म किससे मिलते थे। तो इनके जीवाश्म चिंपैंजी की तरह थे। चिंपैंजी को सबने देखा होगा, तो ये लगभग चिंपैंजी की तरह देखने पर लगते थे। यहाँ पर चिंपैंजी बना लीजिएगा, और इनको हम प्रिकांसल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी साथ साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो ड्रायोफिटिक्स था ये आज के आधुनिक युग के कपियों का सीधा पूर्वज माना जाता है। ये पॉइंट ये बताना चाहता है बच्चा आपको कि जो आज के बंदर होते हैं, जो कपि हैं, इनका पूर्वज माना जाता है ड्रायोफिटिक्स को। ठीक है, आगे का पॉइंट ये है इनके बारे में कुछ करेक्टर कि ये शाकाहारी होते थे, घने बालों वाले होते थे, लंबे व नुकीले दांतों वाले होते थे। ये करेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रख सकते हैं बच्चा तो याद रखिए, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट को देखेंगे। रामाफिटिक्स के बारे में ज्यादा हमें जानना नहीं है, बस एक पॉइंट हमेशा बच्चा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नीट में पूछा ही, ये जो नीट में पूछी गई लाइन है और एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, जो रामाफिटिक्स थे वो अधिक मनुष्यों की तरह दिखते थे, लेकिन अगर मैं ड्रायोफिटिक्स की बात करता हूं तो ये अधिक वनमानुष की तरह दिखते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, सीधा सरसार है, जो रामाफिटिक्स थे वो मानव जैसे दिखने में लगभग लगते थे, पूरी तरीके से मानव जैसे नहीं थे, स्ट्रक्चर वगैरह आप कह सकते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ड्रायोफिटिक्स वनमानुष की तरह दिखते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का पहला पॉइंट ये आता है, इसके जीवाश्म कहां से भैया मिले थे, तो इसके जीवाश्म अफ्रीका से मिले थे। मैंने पहले भी बताया था कि लगभग जो जीवाश्म की बात होगी वो अफ्रीका से ही हमें प्राप्त होंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अफ्रीका को ही सबसे पहले हम मानते हैं कि यहां से विकास होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर हम इनके जीवाश्मों की स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज पता लगता है कि जो ऑस्ट्रोपिथिक्स था ये आदि मानव की तरह दिखता था, और ये आदि मानव की तरह दिखता था, यानी हम कह सकते हैं ना तो ये पूरी तरीके से मानव था, ना तो ये पूरी तरीके से कपि था। इसीलिए हम कह देते हैं दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी है। आगे मैं इस पॉइंट को लिखा भी दूंगा, अभी के लिए मैंने इतना लिखवाया कि इसमें मानव व कपि दोनों के लक्षण होते थे, इसीलिए इसको हम संयोजक कड़ी भी बोल देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे इनकी कपाल क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 450 से 600 सीसी का इंजन इनके दिमाग पर रखा हुआ था, और ये धीरे धीरे ऐसे ही सीसी बढ़ती चली गई जैसे जैसे मानव डेवलप होता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी एक पॉइंट देखते हैं। अब देखो ये हथियार भी बनाया करते थे, लेकिन हथियार बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये मांसाहारी थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी हमारी लिखती है ये हथियारों को तो प्रयोग करते थे लेकिन ये फल खाया करते थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों फल खाते थे, क्यों भैया हथियार क्यों बनाते थे फिर, तो भैया अगर आपके घर में बंदूक वगैरह रखी होगी या पिस्टल वगैरह रखी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मारते ही होंगे किसी ना किसी को, सुरक्षा के लिए भी रख सकते हैं। तो ऐसे इसमें ये भी करते रहे होंगे, भाई जानवरों से सुरक्षा वगैरह के लिए ये यूज करते रहे होंगे, लेकिन तब भी ये फल वगैरह खाया करते थे। ये शाकाहारी थे, ये मांसाहारी नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये सीधे होकर चलते थे, मतलब ये बंदर की तरह नहीं कि चारों पैर से चलते थे, सीधे होकर चला करते थे और थोड़ा सा झुके हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं चलते थे। ठीक है, चलो अब आगे ये जो पॉइंट मैंने कहा था आपको लिखाने के लिए, मैंने लिखा दिया कि ये कपि और मानव दोनों के मध्य के संयोजक कड़ी के रूप में माने जाते हैं। संयोजक कड़ी क्यों, क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर रखते थे। ठीक, बात समझ में आ गई। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, देखो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, उसका सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। अभी ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं कि हम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप बताइए, अपनी परेशानियां बताइए, कमेंट कर दीजिए, वो हमारे लिए भी अच्छी, आपके लिए भी अच्छी, आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं चौथे नंबर वाले मानव की, होमो हेबिलस की। होमो हेबिलस में पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये मानव के समान पूर्वज था, और इसीलिए हम कह देते हैं, आगे हम इस पॉइंट को भी लिखा देंगे कि ये प्रथम ऐसा कह सकते हैं कि बंदर था, या हम कह सकते हैं ऐसा मानव था जो मानव के समान था, और इनके पूर्वज के रूप में हम इनको मानते हैं। मतलब हमारा पूर्वज कौन हो गया बच्चा? होमो हेबिलस। कौन? होमो हेबिलस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम मानव था बच्चा जिसने पहली बार पत्थरों के औजार बनाए। वो जो मानव था, इससे पिछड़ा वाला जो मानव हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो क्या करते थे, वो हड्डियों के जो मर मुरा जाते थे उन्हीं के हड्डियों से औजार वगैरह बना लेते थे, या उसी को कहते थे हड्डी ले लें वो उनके लिए औजार है मान लो, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से औजार बनाया करते थे, और ये पत्थरों से औजार बनाते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको टूल मेकर मैन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी नोट्स में लिख दे, मैं नहीं लिखा रहा, इसीलिए इसको टूल मेकर मैन भी बोला जाता है, ठीक है। आगे ये भी मांस नहीं खाते थे। सर ये फिर हथियार वगैरह क्यों बनाते थे? मैंने पहले भी बताया कि सुरक्षा के लिए भी हथियार बनाए जा सकते हैं। हथियार होने का मतलब ये नहीं कि किसी को मारना ही है, ठीक है। अगर मैं इनकी कपाल क्षमता की बात करता हूं तो लगभग 600 से 800 सीसी का इंजन इनके यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। इनके यहाँ मतलब इनके दिमाग में भाई कपाल क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर मानव की, होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस में पहला पॉइंट तो ये है कि ये कब थे? ये लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे, और अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहां से ये मांस खाना स्टार्टिंग हो जाती है। चौथे नंबर तक किसी ने नहीं खाया, 5वें नंबर में होमो इरेक्टस ने मांस को खाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ये मांस को खाता था तो हम ये कह सकते हैं भैया इनके पास हथियार भी अच्छे अच्छे होते रहे होंगे। हाँ बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। अब ये हथियारों का प्रयोग मारने के लिए करते थे, जिसको भी पाजा मार दो, काट दो, खा लो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी कपाल क्षमता की तो 800 से 900 सीसी का इनके दिमाग में इंजन रखा हुआ था। मतलब कपाल क्षमता इनकी कितनी थी भैया? इनकी कपाल क्षमता 800 से 900 सीसी की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो होमो इरेक्टस थे इनकी और भी कुछ प्रजातियां खोजी गई, जिनमें से मुख्य कौन सी हैं? जावा और पेंगुइन। जावा के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जावा के बारे में पहला पॉइंट ये है कि इसको सन 1891 ईस्वी में जावा में खोजा गया था। मतलब इसके जीवाश्मों को खोजा गया, ठीक है भाई। ये तो मिल नहीं जाएगा तो जीवाश्म खोजेंगे, ओके। और इसने आग का प्रयोग किया। आग का प्रयोग ये सुरक्षा के लिए करते थे, खाना पकाने के लिए करते थे, और हथियार वगैरह बनाने के लिए भी करते थे। इसने पहली बार आग का प्रयोग किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इनके कपाल क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 800 से 900, और औसतन हम लोग 900 मान लेते हैं, 1000 तक भी ये हो सकती है, ठीक है। कोई इधर उधर वाली बात नहीं, क्योंकि जावा मानो किसका प्रकार हो जाता है? होमो इरेक्टस का। और होमो इरेक्टस में जो औसतन है वो 900 सीसी ही चल रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया इस चीज को बच्चा, ठीक। ये सर्वाहारी होते थे, मतलब ये मांस भी खाते थे, ये फल फूल भी खा लिया करते थे। कोई मिला तो मार के खा लो, नहीं मिला तो पेड़ पौधे से खा लो। बढ़िया धारणा थी इनकी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अब कौन सा आता है हमारा? अब पेकिंग मानव। और इसके बाद पेकिंग मानव के बाद एक और मानव खोजा गया जिसको हम बोलते हैं हिडलबर्ग मानव। ये सब किसके टाइप हो जाते हैं बच्चा? ये तीन के तीनों टाइप किसके हैं? होमो इरेक्टस के ये टॉपिक हो जाते हैं, हम कह देते हैं, या टाइप हो जाते हैं होमो इरेक्टस के, ठीक है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जावा मानव के बारे में हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, मैंने आपको बता भी दी। और अगर आप याद रखें ना रखें, इसके बारे में एनसीईआरटी पर दे भी नहीं रखा, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। यहां से जावा मानव से पूछा जाता है, कुछ पॉइंट नहीं दे रखे, मैंने उसको आपको लिखवा भी दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे गलत नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं निएंडरथैलिस। अब निएंडरथैलिस थोड़ा सा नाम इनका टफ है बच्चा। निएंडरथैलिस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व पूर्वी मध्य एशिया के देशों में रहा करता था ये, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कपाल क्षमता की तो लगभग 1400 सीसी का इंजन इसके दिमाग में रखा हुआ था। और यहां तक इनका वाणी केंद्र यानी बोलने वाला जो केंद्र है वो डेवलप हो चुका था। ये धीरे धीरे बातचीत करना स्टार्ट कर दिए थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाणी वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये खालों तथा वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब खालों से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और खालों से बने वस्त्रों का प्रयोग पहनने वगैरह के लिए, या तो ये जहां पर रहते वगैरह थे वहां पर भी ये थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाणी केंद्र विकसित था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खालों से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और कहां पर ये रहते थे? पूर्वी मध्य एशिया के देशों पर इनके जो जीवाश्म है वो हमें मिले। इनका आयतन कितना था? किसका आयतन भैया? कपाल क्षमता हम बोल देते हैं इसको। तो 1400 सीसी का इंजन इनके दिमाग पर रखा हुआ था, ठीक है। ये धार्मिक मान्यताओं को मानते थे, मतलब ये लोगों को दफनाया करते
करते थे, मरने के बाद लोगों को दफना देते थे। लेकिन इनकी एक बड़ी खराब चीज थी, अपने लोगों को तो मानते थे ठीक है दफना दो, लेकिन अगर इनके कबीले में कोई आ गया तो ये उसको निपटा देते थे। मतलब ये क्या करते थे, अपने लोगों को तो ठीक है आत्मा की अमरता पर मानते थे कि आत्मा अमर होती है, उसको दफना देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरे कबीले वाला इनके कबीले में आता है तो उसको निपटा देते थे, पूरी तरीके से निपटा ही देते थे उसको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्रोमैग्नन की। क्रोमैग्नन में यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसको आधा का बना लीजिएगा। अगर हम क्रोमैग्नन के बारे में बात करते हैं तो इनकी कपाल क्षमता कितनी थी भैया, इनकी कपाल क्षमता थी 1660 और ये मैक्सिमम कपाल क्षमता थी। अभी होमोसेपियंस की भी इतनी नहीं होती है जितनी इनके पास थी, मतलब जो इनका इंजन था दिमाग का वो 1660 सीसी का इंजन यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। और इनकी एक खासियत थी, ये चित्र वगैरह बहुत बनाया करते थे, गुफाओं में चित्रण करते थे, आज भी इनके चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, तो गुफाओं में चित्रण वगैरह बहुत ज्यादा करते थे। और वस्त्र वगैरह पहनना, आभूषण वगैरह पहनना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सर आभूषण किसका पहनते थे, हड्डियों का पहन लेते थे, पत्थरों को पहन लेते थे, ये सब इनका यूज करने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर जो चित्रण है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने रेड कलर से बना भी दिया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग अब इन्हीं के जरिए हमने जानना स्टार्ट किया कि जो चित्रण करते थे मानो पहले मानव थे जिसने चित्रण करना स्टार्ट किया था, तो इनके जरिए हमें यह पता चला लगभग 18,000 वर्षों पूर्व कोई मानव था जो चित्रण किया करता था। और इनके चित्रण गुफाओं में अक्सर मिल जाते हैं। ये करते क्या थे, देखो अब ये गुफा में क्यों रहते थे, जैसे जानवर वगैरह से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते थे, और उस गुफा में जहां पर ये रहते तो वहां पर बड़े चित्रण वगैरह भी किया करते थे। भाई कुछ काम वगैरह तो होता नहीं था तो यही करें भाई, कुछ तो किए, चलो ठीक है। और इन्होंने कुत्तों को भी पालना स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कुत्तों को पालना सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, क्रोमैग्नन मानव ने किया था। इन्होंने कुत्तों को पालना भी स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं आधुनिक मानव की। आधुनिक मानव आ गए भैया हमारे। आधुनिक मानव को तो सबको पता है और ये पॉइंट नहीं पता होगा, और बाकी सारी चीजें सबको पता है। ये पॉइंट क्या कहता है कि लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व हिम युग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ और आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुआ। ये देखिए फिर से अफ्रीका आ गया, ठीक है। और इन्होंने कृषि करना भी प्रारंभ किया। आधुनिक मानव ने ही कृषि करना प्रारंभ किया था। साथ में ये सर्वाहारी थे, आज भी हम सर्वाहारी हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ मांसाहारी और वेजिटेरियन दोनों होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या, अगर कुछ होते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है कि मानव मांस नहीं खा सकता। अगर मानव मांस खा सकता है मतलब वो सर्वाहारी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और इसी के दौरान मानव बस्ती बनाकर एक स्थायी जगह पर रहने लगा। सर क्यों रहने लगा, एक बात बताओ, अगर तुम कृषि कर रहे हो तो तुमको टाइम लगेगा वहां पर कृषि करने पर, और तुम सीखोगे तो तुम एक चीज पसंद करोगे कि जहां पर मैं कृषि करता हूं वहीं पर मैं बस जाऊं, और यहीं से बस्तियां बनना स्टार्ट हो गई कृषि के जरिए। पहले बिजनेस वगैरह तो कुछ होता नहीं था, तो ये क्या करते थे, कृषि करते थे। और मान लो मैंने टमाटर उगाया, किसी ने बैगन उगाया, किसी ने कुछ उगाया, अब ये आपस में क्या कर लेते थे, बांट बुटा लेते थे और ये अच्छी तरीके से प्रेम व्यवहार से रहने लगे और धीरे धीरे डेवलप होते गए और आज के आधुनिक मानव जैसे हम हैं वैसे बन गए, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वयं से पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं बता दे रहा हूं ऊपर ऊपर, ठीक है। अगर मैं इथोपिया और तंजानिया की बात करता हूं, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, तो क्या है, इथोपिया और तंजानिया में भी कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए जो कि लगभग मानव की तरह थे। ये 4 फुट से ऊपर नहीं थे, किंतु ये सीधे होकर चलते थे और इससे बल मिला कि हाँ मानव ऐसे डेवलप हुआ होगा। अगर मैं चिंपैंजी की बात करता हूं तो चिंपैंजी एकमात्र कपी वंश का बंदर कह देते हैं हम लोग, जो कि मानव के निकटतम संबंधित है, ठीक है। गिब्बस एकमात्र ऐसा बंदर है जो कि कहां पर पाया जाता है, भाई भारत में पाया जाता है, ठीक है। होमो इरेक्टस होमोसेपियंस का सीधा पूर्वज माना जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है। क्रोमैग्नन मानव आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। और अगर हम प्रकृति वर्ण की बात करता हूं, मैंने प्रकृति वर्ण अच्छी तरह से समझाया आपको, दूसरे लेक्चर में समझाया था, ठीक है। अगर मैं प्रकृति वर्ण की बात करता हूं तो इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट होती है सदस्य। यहां पर हिंदी से लिख दिया गया है सदस्य मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। अगर मैं उच्च विकास की यूनिट की बात करता हूं तो क्या होती है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने लिखवा दिए हैं, नीट वगैरह में ये सब पूछे जाते हैं और सभी बच्चे इस चीज को याद रखेंगे। आई होप ये कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं थी। एनसीईआरटी की लाइन थी, उसको एक्सप्लेन करना था, उसको समझना था, हमने समझ लिया। और याद करने वाली चीजें इस चैप्टर में ज्यादा हैं, हम याद कर लेंगे सर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ लें।
लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पर। थैंक यू।